फ्रेंड्स नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द नवोदय क्लासेस में। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भाई बहनों को आने वाले नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल आपके जीवन में खुशियाँ लाए और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हमें इनमें से चुनना है कि जो एक दूसरे के विलोम ना हो। इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे के विलोम ना हो, ऐसे युग्म को हमें चुनना है। तो पहला है गुण अवगुण, सही है। दूसरा देव दानव, और सी है सम्मान और आज्ञा, और डी है हमारा तरल और ठोस। तो दोस्तों गुण का अवगुण सही है हमारा, देव का दानव होता है विलोम, सम्मान का हमारा क्या होता है, सम्मान का विलोम होता है वो होता है क्या, अपमान। ठीक है, और आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा, आज्ञा का अवज्ञा। तो इनमें से कौन सा जोड़ा हमारा सही नहीं है, सम्मान और आज्ञा। चलिए नेक्स्ट है जय पराजय। ठीक है, जय पराजय होता है, सार्थक का निरर्थक होता है, पतन का उन्नति, धर्म का पुण्य। ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं, डी वाला है वो सही नहीं है, क्योंकि धर्म का क्या होता है विलोम, धर्म का होता है अधर्म, और पुण्य काय का होता है ये पाप का, पाप का क्या होता है पुण्य। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें से सही संधि विच्छेद बताना है इसका। ठीक है, क्या है, सही संधि विच्छेद, संधि विच्छेद बताना है इसका। ठीक, ये कह रहे हैं यद्यपि का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा, यद्य धन आपी, बी कह रहा है या धन धपी, सी यदि धन अपी, और डी यद्या धन अपी। ठीक है, तो दोस्तों यद्यपि का सही संधि विच्छेद होता है हमारा क्या, यदि धन अपी। राइट आंसर क्या होगा, सी यदि धन अपी। ठीक, ये कौन सी संधि होगी इसमें, इसमें होगी हमारी यण संधि। ठीक, कौन सी होती है, यण संधि। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तिरस्कार। तिरस्कार का सही संधि विच्छेद, ए कह रहे तिरस धनकार, बी कह रहे त्रह धनकार, और सी कह रहे कि ती धनकार, और डी त्रिधनकार। दोस्तों तिरस्कार है जो, उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, उसका सही संधि विच्छेद होगा हमारा त्रिधनकार। ठीक है, ये कौन सी है हमारी, ये है विसर्ग संधि। ठीक, तिरस्कार में कौन सी, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। चलिए किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ये कह रहा है कि बहुब्रीहि में, बी द्वंद्व में, सी कर्मधारय में, और डी तत्पुरुष समास में। तो ठीक है, तो वो कौन सा समास है जिस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वो समास हमारा कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें जो दोनों पद हैं वो कोई एक अलग ही अर्थ देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक लंबोदर। ठीक है, तो इसका होता है लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन, गणेश जी। ठीक, तो इसमें दोनों पद क्या देते हैं, अलग ही अर्थ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि द्विगु समास, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, और डी अव्यभिभाव समास। ठीक, तो गौशाला क्या, गाय के लिए जो शाला होती है, यानी गौशाला, गाय के लिए जो शाला होती है वो क्या कहलाती, गौशाला।
तो के लिए, ठीक, के लिए आ गया तो इसमें क्या होगा हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सी, तत्पुरुष समास। और आप लोग वीडियो का ना पूरा देखा करें, ठीक है, पूरा देखेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। ठीक, और अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप लाइक करें और कमेंट भी कर दिया करें। और चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, क्योंकि हम रोज़ ऐसे प्रश्न की सीरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए, अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से हमें बताना है, क्या बताना है, कमल। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, इनमें से बताना है कि कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कुसुम, बी पुष्प, सी प्रसून और डी पुंडरीक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है हमारा, सॉरी, कमल का पर्यायवाची है। अच्छा, इसमें पर्यायवाची शब्द बताने हैं हमें। इस क्वेश्चन में क्या बताने हैं, पर्यायवाची शब्द बताने हैं, पर्यायवाची शब्द बताने हैं। क्वेश्चन अधूरा है ये। ठीक, तो पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची होता है इसमें से क्या, पुंडरीक। बाकी ये सारे किसके हैं, कुसुम, प्रसून और पुष्प, ये तीनों हो गए काय के, ये फूल के होते हैं। ठीक, काय के होते हैं, फूल के। अब बताना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलाषा। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होगा, आकांक्षा, अहंकार, विकार और हार्दिक। ठीक, तो अभिलाषा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षा। ठीक, हमारी चाह होती है, इच्छा या कामना, वो सब क्या कहलाती हैं, ये अभिलाषा कहलाती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आकाश। इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक, ये कह रहा है दृग, बी विप्र, सी व्योम और डी कगार। ठीक, तो दोस्तों जो आकाश का पर्यायवाची होता है वो होता है हमारा क्या, व्योम। ठीक, आकाश का व्योम। और कौन कौन से होते हैं, आकाश का नभ, नभ भी होता, गगन होता है। ठीक, नभ हो गया, गगन, अंबर। ठीक, अंबर, ये सब क्या हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। ठीक, और ये दृग है जो, ये काय का है, आँख, आँख का है, आँख का, आँख, चक्षु, नेत्र, ये सब काय के हैं, आँख के। ठीक, और जो विप्र है, ये विप्र के पर्यायवाची होते हैं क्या, ब्राह्मण, ब्राह्मण, द्विज। ठीक, भूसुर, भूदेव, महिषुर, ये सब काय के हैं, विप्र के। चलिए अब ये है हमें अगले प्रश्न में ये दिए गए हैं हमें क्या, मुहावरे दिए गए हैं। ठीक, मुहावरे, उसका अर्थ बताना है, मुहावरों का अर्थ बताना है। ये कह रहे पौ बारह होना, ये एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ होगा, दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, सी लाभ ही लाभ होना और डी सुबह हो जाना। ठीक है, तो पौ बारह होने का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। राइट आंसर क्या हो गया, सी, लाभ ही लाभ होना। चलिए नेक्स्ट है गंगा नहाना। गंगा नहाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पवित्र होना, बी कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, सी नदी में स्नान करना और डी प्रशंसा करना। ठीक है, तो गंगा नहाना का अर्थ होता है कि कार्य पूरा होकर निश्चिंत होना। ठीक है, कार्य पूरा करके निश्चिंत होना। हम लोग कहते नहीं कि अगर हमारा जैसे कोई कार्य पूरा हो जाता है, कहते भाई अपन तो अब गंगा नहाएंगे। ठीक है, चलो, क्योंकि कार्य पूरा हो गया, अब फ्री हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख लगना। आँख लगना का, आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। ठीक, तो आँख लगना मुहावरे का अर्थ हो गया नींद आना। ठीक, नींद आना। चलिए नेक्स्ट, इसमें कुछ कहावतें हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान उसको अपन को भरना है इनमें। ये कह रहे हैं कि
अंधों में खाली स्थान राजा, ठीक है, तो अंधों में लंगड़ा राजा, बी पहलवान, सी काना और डी चतुर। तो हमारी क्या होती है कहावत, अंधों में काना राजा, ये हमारी क्या है, ये कहावत होती है, अंधों में काना राजा। चलिए नेक्स्ट है, खाली स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ये कह रहा है कि बचपन, बी सावन, सी आँख और डी बात। तो इनमें से कौन सी हमारी कहावत सही है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सावन, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। चलिए नेक्स्ट है, काला अक्षर खाली स्थान बराबर। कह रहे उल्लू, बी गाय, सी भैंस और डी कोयल बराबर। तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें सी भैंस बराबर। काला अक्षर काय के बराबर, भैंस के बराबर। ये हमारी कुछ लोकोक्तियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब ये यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक, इसमें दो क्वेश्चंस हैं। इसमें ये कह रहा है इसमें से गलत है जो त्रुटिपूर्ण है उसको हमें बताना है, ठीक, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। ये कह रहा है मेरा भाई जिसकी कल शादी है, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया। तो ये कह रहा है इसमें कौन सा गलत है, मेरा भाई जिसका शादी कल है। तो ये अपन को यहीं से गड़बड़ लग रहा है सेंटेंस बी वाले में, ठीक। इसका क्या होना चाहिए था, मेरा भाई जिसकी शादी, ठीक है, जिसका नहीं, शादी जिसकी शादी कल है घर गया। चलिए नेक्स्ट है, इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है। तो इसमें कौन सा गलत हो गया, इसमें हमारा गलत दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या आएगा, इधर मौसम की वर्षा हो रही है, ठीक है, आजकल नहीं आएगा, ठीक, इधर मौसम की वर्षा हो रही है, ये हमारा सही होगा। चलिए अब इसमें बताना है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए क्या है, एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये कह रहा है गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक, उसको क्या कहते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र। ये कह रहा है दत्तचित्त, बी दत्तक, सी त्याज्य और डी दंपति। तो गोद लिए हुए पुत्र को हम क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र, ठीक है, दत्तक पुत्र। और दंपति किसको कहते हैं, पति पत्नी के जोड़े को, पति पत्नी के जोड़े को हम दंपति कहते हैं, ठीक है। और त्याज्य, त्याज्य किसे, जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो, वो क्या, उसे क्या कहेंगे, त्याज्य, जिसे त्याग देना उचित हो। और दत्तचित्र, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला क्या कहलाता है, दत्तचित्र, किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला। फिर है जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, बी अमापित, सी अनुपेय और डी अपर, ठीक है। तो जो मापा ना जा सके उसके लिए होगा हमारा एक शब्द अमापित, ठीक है, जिसे मापा ना जा सके, ठीक। और सॉरी, जिसे मापा ना जा सके वो होगा अपरिमेय, अमापित नहीं होगा, जिसे मापा ना जा सके वो होगा अपरिमेय, ठीक। और अमापित होता है जो अभी तक ना मापा गया हो, जो अभी तक ना मापा गया हो, ठीक। और अनुपेय होता है, अनुपेय, अनु और पे से मिलकर बना है, जिसको पिया ना जा सके, ठीक। और अपर होता है, अपर होगा हमारा, अपर नहीं अमर है, ये गलत हो गया,
अमर, ठीक, अमर होता है हमारा जो कभी मरे नहीं, वो होगा क्या, अमर। चलिए नेक्स्ट है, जो किए गए उपकारों को मानता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जो किए गए उपकारों को मानता हो। ए कह रहा है उपकारी, बी कृतज्ञ, सी कृपापात्र और डी सुपात्र। तो जो किए गए उपकारों को मानता है वो कृतज्ञ होता है, और जो नहीं मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं, ठीक है। कृतज्ञ होता है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वो कृतज्ञ कहलाता है, ठीक। और जो उपकार करता है वो उपकारी, ठीक। और जिस पर कृपा की गई हो, जिस पर कृपा की गई हो वो कृपा पात्र, ठीक है। जिस पर कृपा की गई हो वो कृपा पात्र। चलिए नेक्स्ट है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है, ठीक है। तो जहाँ वाया आ जाता है वहाँ पर हो जाती है हमारी कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक। जहाँ पे कर्ता खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य कराता है वहाँ पे क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए नेक्स्ट है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, इनकी एक कृति है पद्मावत, किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। ये कह रहे हैं उसकी भाषा कौन सी है, ये कह रहे हैं कि ब्रजभाषा, बी अवधी, सी भोजपुरी और डी खड़ी बोली। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है, राइट आंसर है अवधी भाषा, ठीक है। अवधी भाषा है पद्मावत में। इसमें पद्मावती के प्रेम कथा की, ठीक है, प्रेम कथा का रोचक वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। ए कह रहा है दिग्दर्शन, बी दिक्दर्शन, सी दिग्दर्शन, डी दिक्दर्शन, ठीक। तो इसका दोस्तों दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा दिक धन दर्शन। ये राइट आंसर क्या हो गया, दिक धन दर्शन, ठीक है। इसमें कौन सी संधि हो गई, इसमें हो गई अपनी दिग्दर्शन में व्यंजन संधि, ठीक है। कौन सी, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि हो गई। चलिए नेक्स्ट है, वृक्ष से पत्ते गिरे, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वृक्ष से पत्ते गिरे, वृक्ष से किस में आता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण में भी आता है से, लेकिन पत्ते गिरे ये अलग होने के अर्थ में, तो अलग होने के अर्थ में होता है हमारा अपादान कारक, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया क्या, ए अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ण से या के द्वारा होता है, संप्रदान के लिए, और अपादान में भी आता है से, वो अलग होने के अर्थ में, ठीक है। संबंध में अपना काकी के, अधिकरण होता तो मैं और पर आता है, संबोधन में हे ओ अरे आदि आते हैं, ठीक। असमार्थक शब्द का चयन कीजिए। ये 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से बताइए कि इनमें से किसका अर्थ इसमें से एक शब्द का अर्थ और 3 से भिन्न होगा। उस असमार्थक शब्द को अपन को ढूंढना है। ठीक है, पीड़ा, बी संकट, सी व्यथा और डी दर्द। ठीक, तो पीड़ा, व्यथा और दर्द ये तो सेम हो गए। ठीक है, पीड़ा, जबकि संकट इसमें से अलग हो गया। ठीक है, संकट इसमें से अलग हो गया। संकट मतलब कोई विपत्ति, हमें विपत्ति आई या आपदा आई। ठीक, जबकि पीड़ा, व्यथा, दर्द ये तीनों शब्द एक जैसे हैं। फिर कह रहा है कि स्नेह, अनुराग, द्वेष और प्रीति। तो स्नेह, अनुराग और प्रीति ये सब समान है। ठीक है, इसमें से जो अलग है वो है द्वेष। ठीक है, द्वेष ये अलग है। द्वेष मतलब किसी से द्वेष रखना, बैर रखना या शत्रुता रखना, ये हमारा क्या हो गया, ये द्वेष हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म,
मृत्यु, उगना और उत्पादन होना। ठीक, तो इसमें से जन्म, उगना और उत्पादन ये तीनों क्या हैं, सेम हैं, जबकि मृत्यु मतलब नष्ट होना या खत्म होना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये कह रहा है भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, और डी भारत में अनेकों जातियां हैं। ठीक, तो ये कह रहा है इनमें से सही शब्द यानी शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें से शुद्ध होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या, सी। ऑप्शन नंबर सी, भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक, अनेकों, अनेकों नहीं आता है। ठीक, अनेकों, अनेकों, अनेक जाति नहीं, अनेक जातियां हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रस है, चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से हमें रस बताना है कौन सा है। निस दिन बरसत नयन हमारे, ये लाइन दी है इनने, ये कह रहा है इसमें से कौन सा रस है। निस दिन बरसत नयन हमारे में ये कह रहा है कि करुण रस है, बी रौद्र रस है, सी वियोग रस है, और डी अद्भुत रस है। ठीक, तो वो निस दिन बरसत नयन हमारे में ये हो गया हमारा क्या ये वियोग हो गया। ठीक है, जब पात्रों में से जब कोई बिछड़ता है, ठीक है, या किसी प्रिय व्यक्ति की कोई मृत्यु या होती है, तो उसमें शोक जो होता है, शोक, ठीक है, सॉरी, बिछड़ने में जो हम लोग जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वो क्या होता है, वो वियोग श्रृंगार में होता है, नायक नायिकाओं में बिछड़ने का। ठीक, और करुण रस ये शोक में आएगा अपना। ठीक है, ये शोक में आता है, मृत्यु वगैरह या कुछ भी हो तो शोक में कौन सा आता है, करुण रस होता है। ठीक है, और रौद्र रस आता है जब किसी चीज़ को देखकर हमारा क्या होता है, मन क्रोधित होता है। ठीक है, तो उसमें रौद्र रस आएगा, क्रोधित में, क्रोधित हो हम, तो रौद्र रस होता है। और अद्भुत रस होता है, अद्भुत रस होता है जब कोई हम लोग ऐसी चीज़ देखते हैं, मतलब जिसमें हमारा मन प्रफुल्लित होता हो। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, अद्भुत रस होता है। चलिए नेक्स्ट है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। जी कह रहे इसमें कौन सा रस है, शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, और डी हास्य रस। दोस्तों इसमें है मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इसमें हो गया कौन सा, राइट आंसर है इसमें बी श्रृंगार रस। ठीक है, क्या बता रहा है, जाके सिर मोर मुकुट, ठीक, मेरो पति सोए। ठीक, तो ये हो गया हमारा श्रृंगार रस। चलिए नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा ये कह रहा है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, और डी सौराष्ट्री। ठीक है, तो जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है, वो लिखी जाती है देवनागरी में। राइट आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ऑप्शन ए कह रहे 14 अगस्त, बी 14 नवंबर, सी 14 सितंबर, और डी 15 सितंबर। तो हिंदी दिवस मनाते हैं दोस्तों सी 14 सितंबर को। ठीक है, हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है, और जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। ठीक है, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान में जो हिंदी भाषा है, ठीक है, उसको कौन से आर्टिकल में हिंदी भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जो भाषा राजभाषा है
राजभाषा का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 343 से कितने में, 351 में। ठीक, इसमें राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक, और अनुसूची कौन सी में, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया, 22 भाषाओं का उल्लेख। चलिए नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। ये हमारा आखिरी प्रश्न है सीरीज का। ये कह रहा है लिपि से, बी व्याकरण से, सी लिखित भाषा से और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाषा के जो शुद्ध ज्ञान का रूप होता है वो हमें काय से होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बी व्याकरण। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।